प्यारे बच्चे नमस्कार। आज का पाठ 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से जल ही जीवन है। इस पाठ का विधान कहानी। प्रस्तुत पाठ कहानी विधा में है। बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली विधा कहानी होती है। इसमें कौतूहलता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य छिपे होते हैं। इसमें कौतूहलता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और मूल्य छिपे होते हैं। पाठ का उद्देश्य खेल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। इसका सही उपयोग करके इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। इस विषय को लेकर पानी का महत्व व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। जल ही जीवन है, इस पर एक बालगीत। जल ही जीवन है, इस पर एक बालगीत। जल ही जीवन का आधार, हरा भरा करता संसार। जल ही जीवन का आधार, हरा भरा करता संसार। बर्बादी रोको, इसी के लिए सभी को टोको। पानी की बर्बादी रोको, इसके लिए सभी के टोको। जल ही जीवन का आधार, हरा भरा करता संसार। जल ही जीवन का आधार, हरा भरा करता संसार। इस पाठ का लेखक परिचय। इस पाठ का लेखक श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारोत्तेजक है। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई। जल ही जीवन है, विषय प्रवेश। जल ही जीवन है, विषय प्रवेश। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम है, किंतु सबकी प्यास एक है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल। प्रस्तुत पाठ में इस विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी का शुरुआत। पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई, जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चल गए। प्रोफेसर दीपेश वही लैंड पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी, जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। ओह, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान का अभी आविष्कार ही नहीं हुआ। यह यान कहाँ से आया? फिर इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन किया और अपने घर
बुलाकर सारी बात बताई। प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूरी है। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया, वह बाग में ही उतरा। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा। इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए? क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक मानवाकृति बाहर आई, जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की ही भांति लोग हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। आवाज को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी ही तरह थी। मिशन? कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी है? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नील ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं। हम तो आपकी उस विशाल जलराशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से यह जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। जल को विषहीन बनाने में समय लगेगा। पानी के अभाव
में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्दी से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहाँ का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे, अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नजर आपके नील ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नजदीक था। हम यहाँ उतर गए। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा और निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहीं से जल अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम लोग लगभग एक सप्ताह से जल विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। हम लोग अपना मिशन चुपचाप पूरा करना चाहते थे। वह बोला, मैं वहाँ का राजा होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। हम लोगों ने बिना आपकी अनुमति के आपकी अमूल्य जलनिधि को चुराया और अपने ग्रह पर ले गए। अंतरिक्ष यात्री अपने बातें समाप्त कर अपने यान में बैठकर वह अंतरिक्ष की ओर उड़ चले। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास टकटकी लगाए इस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे। कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। अचानक प्रोफेसर विकास की नजर एक वस्तु पर पड़ी। उस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हम अंतरिक्ष जलचरों को माफ कर दिया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें, ताकि आपको भी हमारी तरह जलचोर न बनना पड़े। वही का अंतरिक्ष जलचोर मित्र। संचार माध्यमों के लिए विज्ञान पुस्तक से संकलित।